मित्रों, संध्या का नमस्कार। कोरोना के बाद अब कुछ फुर्सत ऐसी मिली है जिसमें मरीजों को अस्पताल तक आने में अब उतनी असुविधा नहीं हो रही है और डॉक्टर्स अपने परामर्श दे रहे हैं। ऐसे में आज का विषय जो हमने चुना है आपसे बात करने के लिए वो है गर्दन में और कंधे में होने वाले दर्द। ज़्यादातर पहले मरीज़ों में उम्र ज़्यादा होती थी जब ऐसे मरीज़ हमारे पास आते थे जिनको कंधे में या गर्दन में दर्द हुआ करता था, और ज़्यादातर मरीज़ ऐसे मरीज़ों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस की बीमारी होती थी। लेकिन अभी पिछले कुछ 20 वर्षों से जब से हमने डिजिटल की दुनिया में कदम रखा है, हमारे मरीज़ों में उम्र जो है वो काफ़ी कम होने लगी है और 10 से 12 साल 15 साल के बच्चे, लड़कियां, औरतें 20 से 25 साल की, उनको भी ये बीमारी होने लगी है। और अब ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो गई है। ज़्यादातर मरीज़ आते हैं, कहते हैं सर हमको सर्वाइकल हो गया। क्या सर्वाइकल? तो हम गर्दन के इसको गड्डियों को कहते हैं। एक्चुअली में ये शब्द जो है गलत है और यहाँ पे हमें सर्वाइकल्जिया नाम का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि गर्दन में होने वाला दर्द। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें जो ये गर्दन में दर्द होता है वो गर्दन के पीछे के हिस्से में हो रहा है, कंधों में हो रहा है या शोल्डर ब्लेड पे हो रहा है। तो हमें ये भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम पहले ये तय करें कि ये दर्द गर्दन का है या कंधे का है। गर्दन में होने वाले दर्द में अगर आप अपनी गर्दन को घुमाते हैं, जैसे आप ऐसे पीछे ले जा रहे हैं, छत देखने की कोशिश करते हैं और आपके गर्दन में दर्द हो रहा है, तो ज़्यादातर संभावना यह है कि यह गर्दन से ही उत्पन्न हो रहा है। गर्दन को नीचे करने से या अपने कान को कंधों की तरफ ले जाने से किसी एक तरफ, या गर्दन घुमा करके उल्टी तरफ कंधों को देखने से अगर दर्द आपके कंधों के बीच में हो रहा है, गर्दन के पीछे हो रहा है, तो ये ज़्यादातर गर्दन के से ही उत्पन्न हो रहा है। रीढ़ की जो गर्दन की हड्डी है वहाँ से ही उत्पन्न हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप इसको एक मॉडल के रूप में देखने की कोशिश करें तो मैं ये जैसे मॉडल आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं ये इसको ऐसे करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये गर्दन में सबसे ज़्यादा घुमाव ऊपर की तरफ हो रहा है और कम जो है नीचे की तरफ हो रहा है। तो इसी तरह से अगर हम गर्दन को घुमाते हैं तो गर्दन में सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ और कम मूवमेंट हो रहा है पीछे की तरफ। ये जो स्पाइनस प्रोसेस होती हैं इनके ऊपर मूवमेंट होता है और ये हर हड्डियों के बीच में जो जोड़ होते हैं इन पर मूवमेंट होने की वजह से ये बार बार ऐसा करने से ऐसा होता है। आजकल डिजिटलाइजेशन की वजह से, मोबाइल के प्रयोग की वजह से, लैपटॉप के प्रयोग करने की वजह से हमारे गर्दन की जो मांसपेशियां हैं वो ज़्यादातर अपने अकड़न महसूस करती हैं और वहाँ पे पेन के ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं और जिनकी वजह से गर्दन में दर्द होता है। ये वास्तव में अभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस की शुरुआत होती है। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस है नहीं। इसको अभी हम लोग अपनी भाषा में टेक्स नेक सिंड्रोम कहते हैं और इसका उपचार बहुत ही आसान है। इसके लिए केवल हमें अपनी जीवन शैली, अपने बैठने का ढंग, अपने जो गैजेट्स हैं उनको उपयोग करने के तरीके वही बदलने पड़ते हैं और कुछ व्यायाम करने होते हैं। अपने आहार, आचार और अपने व्यवहार में परिवर्तन ला करके हम इसमें काफ़ी हद तक इसको सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
कंधे में होने वाले दर्द में आप ये कंधे की वजह से है या गर्दन की वजह से है, इसको भी बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। यदि आप अपने कंधों को अगर आगे की तरफ ऐसे उठाएं, 5 बार ऐसे ऊपर नीचे ले जाएं, तो अगर आपके कंधे में दर्द होता है तो ज़्यादा उम्मीद यही है कि ये दर्द कंधे से हो रहा है। या आप अपने कंधों को बाहर ऐसे इधर से ले जा करके उठाते हैं तो कंधों में आपको दर्द अगर हो रहा है तो ये कंधों के द्वारा उत्पन्न हुआ दर्द है। दूसरा है कि आप एक और टेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने हाथ को पीछे की तरफ ऐसे ले जानते हैं और ये हाथ केवल पीछे इतना ही जा रहा है और दूसरा हाथ पूरा पीछे शोल्डर ब्लेड को टच कर ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी ये दर्द कंधों से ही पैदा हो रहा है। ज़्यादातर कंधे के साइड में या कंधे के सामने में अगर दर्द होता है, अगर इस हिस्से में दर्द हो रहा है, सामने हो रहा है, तो ये कंधों के शोल्डर जॉइंट से पैदा हुआ दर्द है। लेकिन अगर कंधे के पीछे वाले हिस्से में जहाँ शोल्डर ब्लेड होता है, अगर वहाँ पे अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये नेक के एरिया से पैदा हो रहा है। जब ये स्थिति बढ़ जाती है तो हमारे ये दर्द जो हैं वो कंधों से नीचे एल्बो, कोहनी और फिर उंगलियों की तरफ में जाती हैं। सुन्न की स्थिति पैदा होने लगती है, हाथों में झंझनाहट आने लगती है और कभी कभी हाथ में उतनी ताकत में भी कमी हो जाती है। ये एडवांस स्टेजेस होती हैं जिनको आने देने से पहले ही हम चिकित्सकों से परामर्श कर लेना चाहिए। ज़्यादातर मरीज़ों में ये दिक्कत देखने को मिलती है कि मरीज़ गर्दन और कंधे का दर्द लेके आता है और उसका इलाज जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। सभी जितने भी दर्द हैं जो इस एरिया में होते हैं उनका इलाज एक सर्वाइकल कह करके उनका इलाज किया जाता है। इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम इस बात को पहले रूल आउट कर दें कि यह दर्द की ओरिजिन जो है वो गर्दन से है या कंधे से है। अगर दर्द ज़्यादातर जो है अगर कोहनी के नीचे नहीं जा रहा है तो ज़्यादातर उम्मीद यही है कि बहुत कम ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें कंधे का दर्द कोहनी से नीचे की तरफ जाता है। तो कंधे से उत्पन्न होने वाली बीमारियों में ज़्यादातर फ्रोजन शोल्डर या रोटेटर कफ इंजरीज़ में दर्द होता है या ओल्ड एज में शोल्डर में आर्थराइटिस हो जाती है। ऐसे परिस्थितियों में कंधे में दर्द होता है। या कभी कभी एक क्रोमियन जो शोल्डर ब्लेड में एक हड्डी का हिस्सा होता है उसमें ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो जाते हैं तो भी कंधे में इस तरह के दर्द पैदा होते हैं। सर्वाइकल जो हमारा दर्द है उसका जो कारण है वो मैंने बताया कि जो गर्दन में वो सबसे ऊपर जो हड्डी होती है हमारी एटलस, उसमें मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है और सबसे नीचे की हड्डी में सबसे कम मूवमेंट होता है। और जितना ज़्यादा मूवमेंट जहाँ पे होगा उतना ज़्यादा जो है हमारे मसल्स को स्पाज़म में जाने का मौका मिलता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह से अपने गैजेट्स का उपयोग करें। गैजेट्स का उपयोग करते वक्त में जैसे बहुत से लोग होते हैं उनकी आदत होती है कि वो टेलीविज़न देख रहे हैं और ऐसे करके ऐसे लेट गए हैं, घंटों जो है वो कोशिश कर रहे हैं, अपना देख रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये उनकी आदत में बना रहता है। तो हमें अपने पोस्चर का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे लैपटॉप का प्रयोग बहुत से आजकल चूँकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और घंटों लोगों को जो है लैपटॉप पे काम करना पड़ता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा लोगों को कि जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो और जो आपकी आँख का लेवल है वो दोनों एक ही लेवल पे होना चाहिए। ना तो वो ऐसे आपको ऊपर काम करना पड़े, ना ऐसे नीचे झुक के काम करना पड़े, वो बिल्कुल एक ही लेवल पे हो। जिस लेवल पे आपकी आँखें हैं उसी लेवल पे आपका जो लैपटॉप की स्क्रीन हो वो भी होनी चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम
मान लीजिए कि किसी लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो हम टाइपिंग करते हैं, तो जब टाइपिंग करते हैं तो हमारी जो दोनों हाथ की जो कोहनियाँ हैं वो सपोर्टेड होनी चाहिए, वो लटकी ना रहे नीचे की तरफ। अगर नीचे लटकी रहती हैं तो धीरे 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 हमारे कंधों में और हाथ के उसमें स्पाज्म आता है, और इसकी वजह से जो है हमें ये तकलीफ शुरू हो जाती है। ज़्यादा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो डिजेनरेटिव चेंजेस पैदा होते हैं, जिनकी वजह से ऑस्टियोफाइट्स डेवलप होते हैं। डिस्क जो हमारी गर्दन की हड्डियों जो हड्डी के बीच में, जैसे ये आप ये देख रहे हैं, ये हड्डी के बीच में, दो हड्डी के बीच में एक शॉकर होता है, ये इसको डिस्क बोलते हैं। ये डिस्क जो होती है ये धीरे धीरे डिजेनरेट करके और ये ऐसे बाहर को ऐसे निकल आती है, प्रोलैप्स हो जाता है और ये फिर नसों को दबाने लगती है। ऐसा होने से हमारे हाथों में झुनझुनी, सुन्नाहट ये पैदा होने लगती है। ज़्यादातर मरीज़ों में हम केवल व्यायाम और कुछ मामूली दवाइयों से गर्दन के और कंधे के दर्दों को हम ठीक कर देते हैं, और स्ट्रेचिंग कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं और उनका प्रयोग करके हम गर्दन और कंधे के दर्द से निजात पा सकते हैं। अगर ऐसा करने से ऐसा नहीं आराम हो रहा है तो फिर हमें कुछ और तरीक़ों को अपनाना पड़ता है, जिसमें गर्दन के उसमें पेन थेरेपी में रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और नसों के ऊपर दबाव की स्थिति आ रही है, माइलोपैथी डेवलप हो रही है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम डिस्क सर्जरी की एडवाइस करते हैं। और ज़्यादातर लेकिन 90% मरीजों को फ़ायदा केवल फिजियोथेरेपी एवं मामूली दवाओं से हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप अपने बैठने का ढंग, सोने का ढंग, इनको परिवर्तित करें। ऊंची तकिया का प्रयोग न करें। ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो सिगरेट या तंबाकू या शराब का सेवन कर रहे हैं तो या तो कम कर दें, बेहतर तो ये होगा कि बंद कर दें। अगर दर्द में आराम नहीं हो रहा है, नहीं चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो हम चिकित्सकों से सलाह करें और इसका निदान बहुत आसानी से हो सकता है। इसके लिए विशेष प्रकार की फिजियोथेरेपी की जाती है जो हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। अब चूँकि ये बड़ा ज्वलंत विषय है तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी लोग अपने सवाल लेके मौजूद हों वो मुझसे सवाल पूछें और मुझे बड़ा हर्ष होगा उनके जवाब देने में। संत कुमार जी, अमन शुक्ला, संतोष तिवारी, इन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जुड़ करके हमारे व्याख्यान को सुना और लाभान्वित हुए। अगर इनके पास कोई सवाल हो तो मुझसे सवाल पूछें। अमन शुक्ला जी, आपके डैड की उम्र क्या है? और दर्द कितने दिनों से रहता है? Dr. Faiz, good evening. Very best wishes of the day. I have just told how to differentiate between neck pain and shoulder pain. Only just by moving your neck you can know that how the pain is generating. Suppose you are moving your neck forward or backward and you are having pain, then it means the pain is originating from the cervical area. And if the pain is going in the back of the shoulder blade, most of the time the shoulder pain is not going beyond elbow, and the shoulder pain is generated by the movements of the shoulder, not by the neck.
मोहम्मद नफीस जी ने पूछा है कि गर्दन दर्द के साथ चक्कर आना भी देखा जाता है। ये कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस की बीमारी का पहली बार में पता लगता है जब उन्हें गर्दन के दर्द के साथ में चक्कर या उल्टी होना शुरू हो जाती है। ऐसा होता है और इसका इलाज जो है बहुत आसानी से हो जाता है और इसके लिए फिजियोथेरेपी और कुछ दवाइयाँ प्रयोग में लाई जाती हैं और इनसे ये लाभ हो जाता है। ये एक सिम्टम है चक्कर आना और मतली आना, उल्टी होना सर्वाइकल का। सत्यप्रकाश मिश्र मौर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र कुशवाहा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद ये लाइव सेशन देखने के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया। और बताओ अर्जुन। बस सर अच्छा हूँ। माइंड्रे की डीलरशिप ले ली है। हाँ, माइंड्रे इंडिया अल्ट्रासाउंड। अच्छा। अभी मैंने देखा तुमको कोविड हो गया था। हाँ सर, कोविड हो गया था। नाउ लुकिंग फाइन। यस सर, आई एम फाइन, बट थोड़े पैचेस आए थे लंग्स में, 8-4 आया था। अच्छा, हाँ सर। चलो बढ़िया है। अभी एंटीबॉडी टेस्ट कराया था लास्ट वीक, 59 पॉइंट समथिंग है। अच्छा जी सर। कितना? 45? 59 पॉइंट समथिंग। 59 मैंने कराया था, मेरा 400 है। ओ माय गॉड। तो आपको तो सर वैक्सीन लगी होगी ना? हाँ, मेरे दोनों डोज लग चुकी है। हाँ सर, तभी मैंने अभी लगवाई नहीं है। आफ्टर कोविड वाली मैंने लगवाई थी, तो लोगों ने कहा था कि बस 3 महीने वेट करो फिर लगवाना। 90 डेज के बाद। हाँ जी। ओके। और सर अल्ट्रासाउंड अपने नए सेटअप में लगी कि नहीं? अल्ट्रासाउंड तो लगा हुआ है ना जी का। अच्छा। हाँ। सर कभी कुछ रिक्वायरमेंट हो अल्ट्रासाउंड के रिगार्डिंग से बताइएगा। और बीएमडी डेक्सा लगाएंगे सर? डेक्सा जो तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे मेरा नंबर जुड़ा हुआ है। जी सर। बाकी डेक्सा भी कर रहे हैं सर? डेक्सा स्कैन। हाँ, मैं देखता रहता हूँ जी। अभी होगा तो डेक्सा का प्रॉब्लम तो बताऊंगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। किसका डील कर रहे हो? जी का सर। जी का कौन सा? प्रोडिगी और एंटी दोनों। अच्छा, क्या कॉस्ट कर रहा है सर? वही अराउंड 10 लाख। कौन सा वाला? एंटी वाला एंटी।
अच्छा, जी ठीक है, ओके, थैंक ठीक है यू। सर, थैंक यू। अनिल जी को जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए ढेरों धन्यवाद। उम्र के बढ़ने से ये समस्या ज़्यादा होने की संभावना होती है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है गर्दन की हड्डियों में घिसाव पैदा होता है, जो गर्दन की हड्डियों के बीच में डिस्क होती है वो डिस्क के खराब होने लगती है, डिजेनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं और प्रेशर बढ़ने की वजह से प्रोलैप्स होता है, तो ये समस्या उम्र बढ़ने से बढ़ती है। मनीषा जी ने सवाल पूछा है कि सर्वाइकल एरिया में स्टिफनेस और बर्निंग सेंसेशन होना बट एब्सेंस ऑफ वोमिटिंग क्या दर्शाता है? सारे सिम्टम एक मरीज को नहीं होते हैं, और अगर सर्वाइकल एरिया में स्टिफनेस है और बर्निंग सेंसेशन है, इसका मतलब है कि आपके कुछ जो है मसल्स के ट्रिगर पॉइंट जो हमारे स्पाज्म की वजह से हैं वो डेवलप हो गए हैं, और उन ट्रिगर पॉइंट्स को हमें टैकल करने की ज़रूरत है। अगर साथ में अगर उल्टी या मतली हो रही है तो नेक को हमें रेस्ट देना होता है और कुछ मेडिसिन देनी होती हैं, और एब्सेंस ऑफ द वोमिटिंग इज़ नॉट ए साइन कि सर्वाइकल नहीं है, या वोमिटिंग होना हर केस में ज़रूरी नहीं है। रेयरली इट हैपन्स, वेरी अनकॉमन, अराउंड अबाउट ओनली इन 1 to 2% cases of cervical spondylosis vomiting and nausea is seen. वो कहाँ पे है? ये कौन पूछा? सोनू गौर जी ने पूछा है सर, सांस फूलने लगती है, क्या खाना वर्जित है? किस बीमारी में से आप ग्रसित हैं जिसमें आपको सांस फूल रही है? कुलदीप गौर जी को संध्या का नमस्कार। मुझे लगता है कि अब लोगों के पास कोई ऐसे सवाल नहीं है, काफ़ी चीज़ों का मैंने जवाब दे दिया है, और सभी लोगों को धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपने इस लाइव सेशन को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।